एक लड़की जो अपने घर परिवार वालों के खिलाफ होकर अपने सपनों को साकार करने के लिए एक अनजान शहर में चली जाती है। अनजान शहर में अपने सपनों को लड़की केवल साकार नहीं करती बल्कि उसी शहर में एक लड़के से शादी कर लेती है। शादी के करीब 6 साल ही बीता था कि एक दिन काफी बेरहमी तरीके से उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। इस पूरे हत्या की वजह जब सामने आता था हर कोई सुन करके दंग रह जाता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। जी हाँ, लखनऊ का एक इलाका पड़ता है गोमती नगर। जी, इसी गोमती नगर इलाके का रहने वाला होता है प्रभात कुमार। और इस प्रभात, जिसकी उम्र होती है करीब 30 वर्ष, जो एक प्राइवेट कंपनी के भीतर नौकरी किया करते हैं। प्रभात की पत्नी का नाम होता है रितिका। जी हाँ, रितिका, जिनका उम्र करीब 28 वर्ष होता है, जो एक ब्यूटी पार्लर के भीतर नौकरी करते हैं। प्रभात और रितिका काफी सारे पैसे ही नहीं कमाते बल्कि काफी खुशहाल तरीके से अपने जीवन में मस्त रहते हैं। लेकिन एक दिन रितिका अपने पति यानी प्रभात से कहती है कि न जाने क्यों मुझे अभी भी डर लगता है कि तुम एक दिन मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। रितिका जब अपने दिल की बात प्रभात से कहती है तो प्रभात अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हमारे शादी का करीब 6 साल बीत गया और अभी भी तुम्हारे मन में इस तरह की बातें आते हैं। तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। बात मैं आपसे कर रहा हूं इसी 25 दिसंबर के रात के करीब 7-8 बजे के आसपास की। दरअसल प्रभात जो है बाजार से कुछ खरीदारी करने के लिए अपने घर से निकल जाता है और करीब 3-3.5 घंटे बाद रात के 10 से 11 बजे के आसपास प्रभात अपने घर लौटता है। लेकिन प्रभात जब घर लौटता है उतनी देर बाद तो घर के भीतर देखता है कि घर का दरवाजा जो तो खुला पड़ा होता है, जिसको देख करके प्रभात को काफी अजीब लगता है क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं था। प्रभात जब अपने घर के भीतर जाता है तो घर के भीतर का नजारा देख प्रभात के पैरों तले के फर्श ही खिसक जाती है। दरअसल घर के भीतर ही उसकी पत्नी यानी रितिका की लाश पड़ी होती है। प्रभात जैसे अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखता है वो काफी जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। प्रभात का चीख पुकार सुनकर के उसके आसपास के रहने वाला मनीष और उसका भाई आशीष वहां आ जाता है। आशीष और मनीष जब रितिका की लाश को देखता है तुरंत इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। जी हाँ, इधर पुलिस प्रशासन को जैसे इस प्रकार की खबर मिलती है वो अपने दल बल के साथ प्रभात के घर पे आ पहुंचती है पुलिस और सबसे पहले रितिका की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि रितिका के शरीर के ऊपर किसी धारदार हथियार से कई बार गोदा गया है, वार किया गया है। पूरा घर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस काफी बारीकी तरीके से उस घटना स्थल का मुआयना करती है लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। जब पुलिस पूरी वारदात के बारे में प्रभात से पूछताछ करती है तो प्रभात कहता है, साहब मैं 7 बजे के आसपास मार्केट गया था, बाजार गया था। जब घर लौटा करीब 10-10:30 बजे तो हमने इस नज़ारा को देखा। पुलिस रितिका की लाश को कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। फिर प्रभात के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस और इस केस की छानबीन में जुट जाती है पुलिस। साथ ही साथ इस बात की जानकारी रितिका की माता पिता को भी दे देती है। रितिका का पिता का नाम होता है के श्रीवास्तव, जो बनारस का रहने वाले होते हैं। इधर रितिका के माता पिता को जैसे इस प्रकार की खबर मिलती है सबके सब लखनऊ पहुंच जाते हैं और जब अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखते हैं काफी चीख पुकार मचा देते हैं। रितिका की मां रोते हुए पुलिस वालों को कहती है, साहब मेरी बेटी का हत्या किसी ने नहीं बल्कि उसी का पति प्रभात ने ही किया है। पुलिस जब इस हत्या की वजह रितिका की मां से पूछती है तो रितिका की मां कहती है कि दरअसल मेरी बेटी कुछ महीने पहले मेरे पास एक फोन की थी और फोन करके वो कह रही थी कि उसके पति और उसके बीच यानी प्रभात के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रितिका की मां जब इस पर तरह की बात पुलिस को कहती है तब पुलिस रितिका की मां के कहने पर प्रभात को अपने कब्जे में लेती है और फिर उससे प्रभात से रितिका की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस वालों को इस बार भी प्रभात वही बात कहता है जो इससे पहले भी वो कह चुका था। पुलिस तमाम प्रयास कर लेते हैं, इसके बावजूद भी प्रभात के खिलाफ में कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाता, इसीलिए पुलिस प्रभात को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस साथ ही साथ प्रभात का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे डाल देती है और फिर उस इंतजार करने लगती है। तभी एक दिन प्रभात अपने छोटे भाई अरुण से बातचीत करता है। हाँ, इधर प्रभात अपने छोटे भाई अरुण से जब बात करता है तो सारी बातें
पुलिस भी सुनती है। दरअसल अरुण का प्रभात की पत्नी से कुछ दिन पहले ही लड़ाई झगड़े हुए थे। प्रभात इसी विषय में अपने भाई से बातचीत कर रहा था। इधर पुलिस को जैसे ही पता चल जाता कि अरुण का प्रभात की पत्नी से झगड़ा हुआ था, पुलिस इसी को आधार बनाकर अरुण को फैजाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। प्रभात जो कि फैजाबाद का रहने वाला होता है, प्रभात का पिता का नाम होता है बलवंत। पुलिस जब अरुण को गिरफ्तार कर थाने ले आती है, उसके बाद रितिका की हत्या के बारे में उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन अरुण इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इसीलिए पुलिस अरुण को एक पर एक कई तरह के सवाल की बौछार कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब इतने सारे सवाल करते हैं अरुण से, तो अरुण भी कुछ ऐसा अटपटा जवाब देता है जिसको पुलिस को अरुण के ऊपर ही गहरा शक हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब अरुण के साथ सख्ती दबाव से पेश आ जाती है। पुलिस जैसे ही अपने दबाव अरुण पे देती है, अरुण मजबूर होकर घुटने टेक देती है और अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अरुण जब पूरी हत्या की कहानी को बताता है, तो खासकर इसको सुनने के बाद खुद रितिका के पति प्रभात को भी अपने कानों पे ही यकीन नहीं होता। रितिका जो 22 साल की उम्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए लखनऊ शहर आ जाती है, लेकिन रितिका जब अपने लखनऊ जाने की बात कहते हैं, उसके माता पिता अकेले जाने देने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसीलिए रितिका अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लखनऊ शहर पहुंच जाती है। जी हाँ, फिर उसके बाद अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है, जहां पर रितिका की मुलाकात प्रभात से हो जाती है। प्रभात और रितिका की मुलाकात जब होती है, दोनों एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, आखिरकार बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है प्रभात और रितिका शादी करने का फैसला करते हैं। इसीलिए रितिका और प्रभात दोनों अपने घर परिवार वालों से शादी करने के लिए पूछताछ करते हैं, लेकिन दोनों के घर परिवार वाले जो है इस शादी का मंजूरी ही नहीं देते। फिर भी रितिका और प्रभात अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज करती है, यानी शादी कर लेती है। लेकिन इसके बाद से इसी गोमती नगर इलाके के भीतर एक किराए का मकान लेकर के दोनों प्रभात और रितिका एक साथ रहते हैं। दोनों जब अपनी अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगते हैं, समय भी दोनों के बीच अच्छे तरीके से बीतता है। लेकिन इधर प्रभात के छोटा भाई जो अरुण, जो फैजाबाद के भीतर एक अपना स्टेशनरी का दुकान खोल रखा था, जो बाजार करने के लिए अक्सर लखनऊ प्रदेश आता था, लखनऊ शहर में। अरुण जब भी लखनऊ मार्केट करने के लिए आता था, अपने भाई प्रभात से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे भी पहुंचता था। लेकिन अरुण जब भी लखनऊ शहर में आता था, तो अपने साथ में अपने ड्राइवर बाबूलाल को भी लेकर के आता था। अब जब अपने ड्राइवर के साथ अपने भाई के घर पे पहुंचता, तो अपने भाई के घर पे बैठ करके दोनों काफी मात्रा में शराब भी पीते थे, जिसको देखकर रितिका को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती थी। लेकिन रितिका चाह करके भी अरुण को मना नहीं कर पाती थी। अरुण जब भी अपने भाई से मिलने के लिए जाता था, तो अक्सर अपने माता पिता के बारे में अपने भाई से भी कहता था। लेकिन ये बातें जब इधर रितिका सुनती थी, उसको ये बात अच्छा नहीं लगता था और अरुण को डांट फटकार लगा देती थी, ये कहते हुए कि तुम्हारे माता पिता से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। 23 दिसंबर को भी अरुण अपने ड्राइवर बाबूलाल के साथ प्रभात के घर पे पहुंचता है। जब उसके घर पे वो पहुंचता है, तो उस दिन प्रभात और रितिका दोनों घर पे ही मौजूद होते हैं। अरुण अपने बैग से एक टिफिन को निकालता है और अपने भाई को दे देता है, और देते हुए वो कहता है कि माँ ने तुम्हारे लिए काफी प्यार से हलवा बना करके दिया है। इधर प्रभात जब वो टिफिन को लेता है, इससे पहले कि वो खोल पाता, रितिका प्रभात के हाथ से वो टिफिन को ले लेती है और लेकर के कचरे के डब्बे में फेंक देती है, और साथ ही साथ अरुण को कई तरह के डांट फटकार भी लगा देती है, जिसको सुन करके अरुण को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि अरुण रितिका के सवालों का कोई जवाब दे पाता, रितिका अरुण के गाल पे एक जोर से तमाचा खींच देती है। जब तमाचा अरुण के गाल पे मारती है, प्रभात अपने सामने सब कुछ देखता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वो कहता नहीं है। साथ ही साथ अरुण को ये साफ मना कर देती है कि आइंदा से कभी मेरे घर पे तुम नहीं आना। अरुण अपने ड्राइवर के साथ चला तो जाता है उस समय, लेकिन रितिका ने जो उसके गाल पे थप्पड़ मारा था, वो थप्पड़ उसके गाल पे नहीं बल्कि उसके दिल पे लग चुका था। अरुण इस प्रकार से उसी वक्त गुस्से में आ गया था कि उसी दिन ही रितिका से बदला लेने का वो ठान लेता है। दरअसल अरुण उसी दिन ही रितिका को इस दुनिया से हटाने का सोच लेता है। जब घर पे वो पहुंचता है, रितिका को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है। साथ ही साथ अपने इस प्लान के भीतर अपने एक दोस्त शुभम यादव को शामिल कर लेता है। जैसे ही अपना मुकम्मल षड्यंत्र बनाता है, 25 दिसंबर को दोपहर के समय
अरुण अपने ड्राइवर बाबूलाल और अपने दोस्त शुभम को लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो जाता है। करीब 2 बजे के आसपास प्रभात के घर के सामने वो पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के साथ प्रभात के घर के सामने वो पहुंचता है तो घर के सामने उसके बाइक को दिखता है, जिसको देख करके अरुण को लगता है कि शायद प्रभात घर पर ही है। इसीलिए वहीं पर वो खड़े होकर के तीनों प्रभात के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। इधर करीब रात के करीब 7 सवा 7 बजे के आसपास प्रभात जब बाजार से कुछ खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है, जैसे ही अपने घर से वो बाहर निकलता है अरुण उसको देख लेता है प्रभात को, और तुरंत ही दोनों को लेकर के गेट पे पहुंच जाता है और जाकर के डोरबेल बजाता है। इधर रितिका जब दरवाजा खोलते अपने सामने जब अरुण को देखती है, देख करके एकदम से गुस्से में आ जाती है और फिर उससे डांट फटकार लगाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है कि तुम दोबारा मेरे घर पे मत आओ। लेकिन रितिका जैसे इस तरह की बातें अरुण से कहती है, अरुण रितिका को समझाते हुए कहता है कि मुझे काफी जोर से बाथरूम लगा हुआ है, बस मुझे 10 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं यहाँ से लौट जाऊंगा, चला जाऊंगा। आखिरकार रितिका अरुण को घर बुला लेती है, अंदर बुला लेती है। अरुण जब अंदर जाता है तो उसके साथ उसका ड्राइवर और दोस्त भी घर के भीतर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों घर के भीतर दाखिल होते हैं, रितिका अपना मोबाइल उठाती है प्रभात के नंबर पे कॉल करने के लिए। जी हाँ, लेकिन इससे पहले प्रभात को कॉल कर पाती, अरुण पीछे से आकर के रितिका को पकड़ लेता है। इससे पहले कि रितिका कुछ समझ पाती, शुभम अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और रितिका के गले के ऊपर वार कर देता है, जिसके कारण रितिका काफी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर पड़ती है। उसके बाद से अरुण वह तेज धारदार हथियार को अपने हाथ में लेता है और उस हथियार से रितिका के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसके कारण रितिका की वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से तीनों जो है उसी घर के भीतर अपना कपड़ा को बदलते हैं, चेंज कर लेते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद घर से निकल जाते हैं और सीधे वापस फैजाबाद लौट जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जब सच में ये अरुण पुलिस वालों को अपने मुख से अपनी ही जुबानी पूरी बात पुलिस को बताता है, तो अरुण के कहने पे उसके ड्राइवर बाबूलाल और शुभम यादव दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को इन सब के ऊपर हत्या जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और साथ ही अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।